गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ग्रेड प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। आप जल्दी से फटाफट लाइव आ जाइए हमारे साथ। ठीक है, हम लोग आज भारतीय राज्य व्यवस्था और प्रशासन को देखेंगे। यहाँ पे इस टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। तो मैं आज कुछ क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हुआ हूँ, और ऐसे ही कल भी मैं कुछ क्वेश्चन यानी कि मंडे को आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे ही तो 2-3 दिन में हम पूरे के पूरे पॉलिटी से सेक्शन से जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है, वो सभी क्वेश्चन जो संभावित हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जहाँ से प्रश्न बन सकते थे, उन सब टॉपिकों को उठाएंगे हम। ठीक है, तो आज हम कुछ टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। आप फटाफट देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये हमें क्लियर करना चाहिए। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप करेंगे सभी लोग। देखिए फटाफट। तो ये बात जो है वो अगस्त प्रस्ताव में की गई थी। अगस्त प्रस्ताव आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लिनलिथिगो का अगस्त प्रस्ताव। ठीक, ये प्रस्ताव जो है ये इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है, अगस्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी में ये बात की गई थी लिनलिथिगो की। और ये जो महोदय हैं, इन्होंने शिमला से ये प्रस्ताव पारित किया था। शिमला से ये प्रस्ताव पेश किया गया था। तो हमें ये बात ध्यान में रखना होगा। ठीक है, 8 अगस्त को ये आया हुआ था, 8 अगस्त 1940। तो 8 अगस्त 1940 को ये प्रस्ताव शिमला से पेश किया गया। ठीक है, लिंथगो जो थे ये वायसराय थे। ठीक है, यानी भारत के गवर्नर, भारत के गवर्नर। ठीक है, ध्यान रखोगे। इस प्रश्न का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न, सॉरी, अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। अपने निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार। तो बता दूं मैं आपको, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ये सी ऑप्शन इसका सही होगा इस प्रश्न का। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और उस समय की बात की जा रही है तो कॉर्नवालिस जो थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये बंगाल के गवर्नर थे। Disconnected. बंगाल के गवर्नर, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर, यानी गवर्नर जनरल कह लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसी समय ये 1786 का अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें यह बताया गया कि अपने निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार। तो ये हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ध्यान रखिएगा, भारत के गवर्नर नहीं थे ये, बंगाल के गवर्नर थे। इस प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हम अगले प्रश्न पे हैं। मिंटो, मार्ले मिंटो। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। तो बिल्कुल से इसकी हम बात करें तो ये भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 है, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोला जाता है।
मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो मार्ले मिंटो सुधार की हम बात करें तो जो मार्ले थे वो राज्य सचिव थे और मिंटो जो थे वो वायसराय थे। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई थी, ए ऑप्शन आएगा यहां पर। और ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी ये थी मुस्लिमों के लिए, उस समय सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की बात की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 1909 की बात है। हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो ये बिल्कुल बी ऑप्शन, अभी जस्ट हमने बात किया है, मार्ले मिंटो। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, बी ऑप्शन। अभी मैंने बताया आपको, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मार्ले मिंटो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता आया है। तो ध्यान रखिएगा, संवैधानिक इतिहास से संबंधित ये प्रश्न पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है आपसे और हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो जो कैबिनेट मिशन योजना आई उसका कौन सा इसमें पार्ट सही नहीं है? पॉइंट देखिए, फटाफट 4 विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी से आप आंसर करेंगे। देखिए, प्रांतीय समूहीकरण बिल्कुल से कैबिनेट मिशन में इसकी बात की गई। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की बात की गई। पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं, इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं की गई थी। संविधान निर्माण का अधिकार भी दिया गया। तो यहां सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन की हम बात कर रहे हैं 1946 में ये आया था, मार्च 1946 में। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की है और उसके पिछली वीडियो में भी चर्चा की है। आपको हमारे इसमें जाने पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोज, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? बिल्कुल सही बात है, भारत का संविधान लागू होने तक, जब तक नहीं लगा था संविधान भारत पर, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो उसकी बात की जाए उसके बीच की। ठीक है, तो यहां पर बात आती है कि कौन सा ऐसा जो अधिनियम था उसके अंतर्गत भारत का शासन चल रहा था। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, सी ऑप्शन इसका सही चला जाएगा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें हम बहुत सारी बातों की बात करें तो ये 1935 की हम बात करें जो शासन अधिनियम आया, तो यहाँ पर जो केंद्र और राज्य की शक्तियों का जो बंटवारा है वो किया गया। ठीक है, इसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, बंटवारा किया गया। एक पॉइंट ये हो जाएगा। और इसके साथ साथ में दूसरा पॉइंट आया कि राज्य में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त की गई। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा राज्य में द्वैध शासन समाप्त, राज्य में द्वैध शासन समाप्त, केंद्र में लागू। ध्यान रखिएगा, केंद्र में लागू हो गया था द्वैध शासन। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। विलिंगडन जो थे उस समय वायसराय थे,
यदि हम वायसराय की बात करें तो विलिंगटन थे, और ब्रिटिश पीएम की बात करें, ब्रिटिश पीएम की बात करें तो क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। तो हमें ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए बच्चों, ठीक है, कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया, राज्यों से द्वैध शासन प्रथा हटाया गया और उसके साथ साथ केंद्र में लागू किया गया। वायसराय विलिंगडन जी थे और ब्रिटिश पीएम थे उस समय क्लीमेंट एटली, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया। इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? तो इंग्लैंड से ली गई कौन सी व्यवस्था? संसदीय प्रणाली। इंग्लैंड से लिया गया है संसदीय प्रणाली, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ विधायी प्रक्रिया, एकीकृत न्याय प्रणाली, ये भी लिया गया है। तो विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, एकीकृत न्याय प्रणाली, ठीक है। ये पॉइंट भी जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, एकीकृत न्याय प्रणाली, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं और स्रोत से एक क्वेश्चन आपका रखा हुआ है आएगा, ठीक है। तो उनको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत, बिल्कुल ओपन है, 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो कनाडा, इसका आंसर हो जाएगा बी, कनाडा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। हम अगले प्रश्न पे होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा, ठीक है, प्रश्न संख्या, ठीक है, हाँ 12। समवर्ती सूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता रहा है हमेशा। तो समवर्ती सूची की बात की जाए तो आप बताएंगे, खुला है ये, खुला क्वेश्चन है ये, खुला क्वेश्चन मतलब बार बार पूछा जाने वाला, ठीक है। तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यहां से जो लिया गया है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। तो यह भी हम लिख सकते हैं यहां पर कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समवर्ती सूची और सदन की संयुक्त बैठक, ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो शक्तियों का विभाजन जो होगा वो किसकी प्रेरणा पर आधारित होगा, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से आप कीजिए, फटाफट इसका आंसर करेंगे, बताइए। तो यह भी पिछला क्वेश्चन आपने किया था, कनाडा गया था इसका आंसर, यह भी कनाडा ही हो जाएगा, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, इसके साथ साथ राज्यपाल की नियुक्ति,
राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह भी कनाडा से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था यह भी यहीं से लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था। उसके साथ साथ अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, बिल्कुल। तो ये 3 बिंदु कनाडा से ही लिए गए हैं। और इसके साथ साथ शक्तियों का विभाजन, जो आपका प्रश्न बना है, शक्तियों का विभाजन, तो ये भी जो लिए गए हैं वो कनाडा से लिए गए हैं, कनाडा से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। यूपी ट्रिपल एससी के साथ आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं उन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो अभी जीएस की परीक्षा लिख रहे हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोई भी एग्जाम लिख रहे हो इसमें जीएस पूछा जा रहा है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, पेट का तो हमारा टारगेट ही है, हम पेट को टारगेट करके ही उन्हीं टॉपिक को लेकर आए हैं और वही वही प्रश्न कर रहे हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ लगे रहिए अच्छे से, और शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से आया है ये बताना होगा। तो ये जो आया है वो रूस से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो है रूस से आया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ठीक है, ये पॉइंट आता है, प्रस्तावना में सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय में, ठीक है, न्याय का आदर्श। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना हो जाएगा कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये भी इसी से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य भी इसी से लिया गया है। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में शामिल निदेशक सिद्धांत संविधान से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बार बार पूछा जाने वाला, इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, आयरलैंड। आयरलैंड की बात चले, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, सभा के सदस्यों का मनोनयन, ये 2 बिंदु आपके हैं जो कहां से लिए गए, आयरलैंड से, और नीति निदेशक सिद्धांत भी आयरलैंड से लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, भारत के संविधान निर्माताओं के न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन, तो ये भैया अमेरिका से लिया गया है, और अमेरिका से लिया गया, और भी चीज क्या, राष्ट्रपति
पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये पॉइंट हो जाएगा। इसके साथ साथ पदेन सभापति के रूप में, पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, तो पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, लीजिए कि यहां पर नियुक्ति, यानी कि उनको यहां पे लिया जाता है, ठीक है। और जो पदेन सभापति के रूप में जब उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, यानी उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो उसको उपराष्ट्रपति का वेतनमान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसे पदेन सभापति के रूप में वो कार्य करता है, तो उसका जो वेतन मिलता है वो पदेन सभापति का वेतन होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पदेन सभापति का वेतन ही वो पाता है। क्वेश्चन बनता आया है कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह किस कार्यों के लिए मिलता है, तो सभापति, राज्यसभा के सभापति के रूप में जो कार्य कर रहे होते हैं उपराष्ट्रपति जी, उसका ही वेतन दिया जाता है, उन कार्यों का। उपराष्ट्रपति होने का कोई वेतन नहीं मिलता है, ठीक। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना। तो आयरलैंड मैंने बताया, यहां पर पहला ऑप्शन सही जाएगा, आयरलैंड व स्पेन, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो भैया अमेरिका से लिया गया है, सी ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमेरिका से सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है क्या? संविधान के संरक्षण का, और ये लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए फटाफट। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, शब्द बदले हुए हैं प्रश्न के, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935। इसका आंसर जो जाएगा वो ए हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्यक्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? व्यक्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? बताया गया है क्या? पहला पॉइंट आता है कि यह संविधान में उल्लेखित होता है, यह संविधान में उल्लेखित होता है। दूसरा है यह प्रजातांत्रिक है। तीसरा पॉइंट है कि यह लोक कल्याणकारी होता है। चौथा पॉइंट है कि यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है। पांचवा पॉइंट है कि संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो आप यदि जानकारी रखते हैं तो आप इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात कि संविधान में ये उल्लेखित है, यह प्रजातांत्रिक होता है, ये गलत है। यह लोक कल्याणकारी होता है, ये गलत है। यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, ये सही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, यह भी बात सही है। तो यहाँ पे पहला, चौथा और पांचवा, पहला, चौथा, पांचवा, सी ऑप्शन इसका
सही जाएगा, बिल्कुल से। हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भैया आर्टिकल 15(5) बी ऑप्शन, आर्टिकल 15 शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व सरकारी अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, वह संविधान में अनुच्छेद 15 का 5 नंबर यानी कि अंगा वाला भाग का खा गा। ठीक है, तो बी पॉइंट इसका सही होगा, नहीं बी ऑप्शन इसका सही होगा। हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 21। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के किस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भाग 3 इसका आंसर होगा सी। ठीक है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है ग्रेट चार्टर। ग्रेट चार्टर भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का जो अर्थ है वो है ग्रेट चार्टर, ध्यान रखिएगा। हम बात करें तो मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार की बात करें तो ये है भाग 3, आर्टिकल कितना है, 12 से 35। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, और इसमें हम मूल अधिकारों की संख्या की बात करें तो पहले 7 था, अब की बात की जाए तो 6 है, जिसमें से संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, हटा दिया गया है, ये ध्यान रखना। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 44वें संविधान अधिनियम 1978, ठीक है, इसके तहत ठीक 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको लेकर जोड़ा गया है आर्टिकल 300A में जोड़ा गया। और ये क्या हो गया, अब विधिक अधिकार, मूल अधिकार से बदल करके विधिक अधिकार हो गया है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। सबसे विस्तृत मौलिक अधिकार की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्व के सभी मौलिक अधिकारों से बड़ा मौलिक अधिकार हमारा है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं विस्तृत मौलिक अधिकार, सबसे विस्तृत, सबसे विस्तृत मौलिक अधिकार लिया गया कहां से, अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया ये विस्तृत मौलिक अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान मूल अधिकारों की कुल संख्या भी मैंने बताया, तो मूल अधिकारों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, 7 थी, तो अभी यहां पर 7 दिखाया जाएगा, क्योंकि पूछा है मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी थी,
तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते? तो आर्टिकल 20 और 21, ये सी ऑप्शन जाएगा। आर्टिकल 20 और 21। तो जो आर्टिकल 20 है वो ये कहती है कि एक से अधिक एक अपराध के लिए, कह लीजिए, एक से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। ये बताया दे रहा हूं आपको, एक अपराध के लिए। ध्यान रखिएगा कि एक से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता एक अपराध के लिए। और आर्टिकल 21 कहता है आपसे कि जीवन व व्यक्तिक स्वतंत्रता, ठीक है, जीवन व व्यक्तिक स्वतंत्रता। तो जीवन व व्यक्तिक स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीने की स्वतंत्रता ये नहीं छीनी जाती है राष्ट्रीय आपातकाल में। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के टाइम पर भी स्वतः समाप्त नहीं होते हैं, ये लागू रहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को कौन लागू कर सकता है? तो उच्चतम और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि दोनों हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, डी। हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, भाग 9, भाग 9, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो भाग 4 हो जाएगा, ठीक है, भाग 4, भाग 4 ये ध्यान रखना होगा। और आर्टिकल की बात आएगी तो आर्टिकल 40 हो जाएगी, आर्टिकल 40, भाग 4 आर्टिकल 40, जिसमें बताया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बताया गया कि एक स्वायत्त संस्थानीय विकेंद्रीकरण की बात की गई और एक ग्राम लेवल पर संस्था की बात की गई। जो मतलब कह लीजिए कि शासन की बात आई तो ग्राम शासन की बात आई छोटे लेवल से, ठीक है। तो ये पॉइंट आर्टिकल 40 में किया गया था, उसी के तहत इसको भाग 9 में लिया गया है, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार जो है सामुदायिक विकास संस्था चला रहे थे, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पा रहा था, तो बलवंत राय मेहता समिति जो है उसको लेकर आए और उससे जो है उस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच कराने की बात की। लेकिन वहीं से ही इसका स्टार्ट हो गया पंचायती राज व्यवस्था की एक रूपरेखा। तो संस्थापक की बात आती है तो बलवंत राय मेहता को संस्थापक माना जाता है। अभी हम बताएंगे, आगे पॉइंट आपका आएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलेंगे। तो पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित थी? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, डिसेंट्रलाइजेशन की बात चल रही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और अगले पॉइंट पे हम चलेंगे, पंचायती राज प्रदान करता है, पंचायती राज क्या प्रदान करता है, जल्दी से आप ध्यान से देखिए इसको। तो ये हो जाएगा क्या, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन की बात करते हैं। स्थानीय स्वशासन की बात की गई है, ग्राम स्वशासन की बात की गई है, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे हम चलेंगे। अगला पॉइंट है कि 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। 73वां संवैधानिक संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये लेकर आया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और
इसी के थ्रू, ठीक है। और ये जो आया वो 1992 था, ये पारित हुआ, ठीक है। और लागू की बात की जाए तो 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। और इसी दिन हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाएगा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल, यानी प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए? तो 1/3। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, महिलाओं को लेकर बात की गई है, तो 1/3 ध्यान रखोगे। हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 73वां संविधान संशोधन प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम मानता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा महिला वर्ग, क्योंकि महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की बात की गई है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, ठीक है। स्वायत्त शासन में, यानी लोकल लेवल की बात की गई, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की गई, जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हम अगले प्रश्न पे चले, तो अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्या? पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण निहित होता है राज्य निर्वाचन, हाँ राज्य निर्वाचन हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को स्थापना की गई। अस्थाई संवैधानिक निकाय है ये, ध्यान रखना होगा। अस्थाई संवैधानिक निकाय, ठीक, ये ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ कहें तो प्रथम भारतीय निर्वाचन आयुक्त कौन रहे? सुकुमार सेन। ये भी ध्यान रखोगे, इस पॉइंट्स को ध्यान रखोगे। हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993, ए ऑप्शन इसका जाएगा। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहां किया गया? तो नागौर में किया गया, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और उद्घाटन की बात करेंगे तो उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था 2 अक्टूबर 1959 को। नागौर जिला राजस्थान सर्वप्रथम हुआ था ये, सर्वप्रथम, इस पॉइंट को ध्यान में रखोगे, ठीक है। हम लोग और आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता ने, इसका डी आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। पंचायती राज के संस्थापक, पंचायती राज के संस्थापक, ध्यान रखिएगा, 16 जनवरी 1957, 16 जनवरी
1957 को क्या हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई थी, जिसमें अध्यक्ष स्वयं बलवंत राय मेहता अध्यक्ष थे, यह ध्यान रखना होगा। ठीक है, और उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य तो उद्देश्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज बच्चों, उद्देश्य था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यक्रम के कामकाज की जांच करना इनका काम था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता 16 जनवरी 1957 को इस समिति का गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इनका कार्य था कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रहा है उसके कामकाज की जांच करना, और इसी के समय में इन्होंने क्या किया, क्या कर दिया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दे डाला कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं होगा तब तक हम छोटे लेवल तक अपनी योजनाओं को पहुंचा नहीं पाएंगे और विकास नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 40 के तहत, संविधान के भाग 4 आर्टिकल 40 के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर अपना एक उद्देश्य जो था कि कार्य करने का, कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू कराने का, लाने का, उस पर वो कार्य करने लगे और बलवंत राव मेहता के सुझाव को स्वीकार करते हुए इस चीज को आगे बढ़ाया। और कई समितियां आई, अशोक मेहता आई, ठीक है, और भी कई समितियां आई, और उन समितियों ने सभी जा करके विचार किए और अपने सुझाव दिए, प्रावधान बनाए, बहुत सारी चीजें हुई इसमें। और उसके बाद में ये सब करते करते 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को यह पारित हो गया, यानी यह संवैधानिक संस्था के तौर पर काम करने के लिए तैयार हो चुकी, और 24 अप्रैल 1993 को यह संपूर्ण भारत में लागू हुई। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे हम चलेंगे। अगला पॉइंट यानी अगला प्रश्न आपका है कि पंचायती राज व्यवस्था में अस्थायी स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। तो बिल्कुल ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर त्रिस्तरीय, बलवंत राय मेहता की जो प्रावधान किया था उन्हें प्रणाली का, तो त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया था। इस आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, आज हमारा इतना ही प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट डे हम फिर मिलेंगे इसी टॉपिक, भारतीय राज व्यवस्था और लोक प्रशासन टॉपिक लेकर के ही आएंगे। और जो भी और बने हुए क्वेश्चन हमारे हैं जिनको मैंने बनाया है अगले क्लास के लिए, तो आप बिल्कुल से हमारे साथ बने रहिए, लगे रहिए अच्छी तरीके से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, सभी को पहुंचाते रहिए, क्योंकि पेट में हमारे इस क्लास से आपको कल्याण होगा बिल्कुल से। 50 नंबर का पूरा सेक्शन, इसमें से 35 प्लस होना ही होना है, और यदि आपने मेहनत अच्छे से कर लिया तो 40 प्लस आप जाएंगे। ठीक है, और यदि आपने जीएस पर अपनी कमांड बनाई तो बिल्कुल तय है कि आपकी 98-99 परसेंटाइल बन जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू, लगे रहो।